हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि जी बच्चा हमारा बोल नहीं रहा या उसके साथ बच्चे को कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जिसके लिए वो डिफरेंट डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और कोई उसको ऑटिज़म डायग्नोस कर रहा होता है और कोई उसको ADHD डायग्नोस कर रहा होता है और कोई उसको सिंपल स्पीच डिले डायग्नोस कर रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और इसका डायग्नोसिस और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एज डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक में हमने बात करनी है वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमारे पास पेरेंट्स अक्सर बच्चे को लेकर आते हैं और उनकी कंप्लेंट ये होती है कि उनका बच्चा जो है वो देर से बोल रहा है या उसके साथ वो कहते हैं कुछ उनको उसका रवैया थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लाइक उसको जब हम बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता या वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता या वो एक कोई पर्टिकुलर काम जो है वो बार बार कर रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि ऑटिज़म की तरफ इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा इन बच्चों में कुछ बिहेवियर्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे वो एक पर्टिकुलर काम को बहुत शौक से बार बार करेगा, अपने हाथों की जो हरकत है वो उसकी बड़ी डिफरेंट होगी जिसको हम हैंड फ्लैपिंग कहते हैं, लाइक अपनी बॉडी ऐसे या हाथ ऐसे मूव करेगा बच्चा। उसके अलावा अगर शोर ज़्यादा होगा तो बच्चा अपने कानों पे हाथ रख लेता है या वो घर में कभी एक तरफ मूव करता है कभी दूसरी तरफ मूव करता है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल आराम से नहीं बैठता और हर चीज़ को मुंह में डालता है या बहुत सारी चीज़ों को स्मेल करता है या किसी स्मेल से बहुत ज़्यादा तंग है या अपनी नज़र को टेढ़ा करके चीज़ों को देख रहा होता है। या एक और जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है जो कि हमें देखने में या सुनने में मिलती है पेरेंट्स से, वो ये है कि बाकी बच्चों के साथ बच्चा घुल मिल नहीं रहा या किसी बड़े के साथ भी सोशलाइज नहीं कर रहा। तो अगर आपके बच्चे में ये निशानियां हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि उस बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। इस टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जब वालिदैन इन कंप्लेंट के साथ डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जिनका ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में एक्सपोजर नहीं होता, तो वो उसको या सिर्फ स्पीच डिले ट्रीट कर देते हैं या उसको बिहेवियल डिसऑर्डर बना के ट्रीट किया जा सकता है। ऑल्दो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बिहेवियल डिसऑर्डर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं वो बच्चे के इन्वॉल्व होते हैं और सबको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का डायग्नोसिस जो है वो अर्ली एज पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली एज के साथ डायग्नोसिस बनाने से जब आप ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा बेहतर आएगा। इसमें बच्चा अमूमन आम बच्चों से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, तो लगता ये है कि बच्चे को ADHD है, लेकिन हम बच्चे को जब एनालाइज करते हैं तो उस बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD के बाकी सिम्टम हमको नहीं मिलते। उसके अलावा जो स्पीच डिले है वो इन बच्चों में होती है, इसलिए अक्सर जो थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर समझते हैं कि इस बच्चे में सिर्फ स्पीच डिले का इशू है और हमने सिर्फ स्पीच डिले को ट्रीट करना है। हालांकि ऐसा करने से बच्चे की जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो इसके बिहेवियर इश्यूज़ हैं वो वर्सन होना शुरू हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन की सरबराही में ऐसे बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ट्रीट करती है, जिसमें शामिल होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और अगर किसी केस में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत हो तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। इन बच्चों में स्पीच डिले होता है जिसकी वजह से इनमें हम एहतियातन ऑडियोमीट्री यानी जो सुनने का जो टेस्ट है वो हम लाजमी करवा लेते हैं, और अगर कोई बिहेवियर इश्यूज़ जो कि अमूमन इन बच्चों में मिलते हैं तो हम उनका बिहेवियर रेटिंग स्केल करवा लेते हैं। ट्रीटमेंट और थेरेपी के साथ इन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आती है। अक्सर फिर लोगों का सवाल होता है कि कितने अरसे में हमारा बच्चा ठीक होगा, तो इसमें बच्चे का इनिशियल प्रेजेंटेशन पे कितने सिम्टम्स जो हैं उनकी सीवेरिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अमूमन बच्चे में इनिशियल ही सेशंस के बाद बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाती है और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो 10 to 20% बच्चे जो हैं वो ऑटिज़म के डायग्नोसिस से आउट हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक DSM-5 क्राइटेरिया है वो अप्लाई करते हैं इन बच्चों को ऑटिज़म डायग्नोस करने में। तो जब उनकी थेरेपी करते हैं और उनके ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है जब हम उनको ठीक कर देते हैं तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से वो ऑटिज़म के डायग्नोसिस से आउट हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स का अक्सर हमें ये कहते हैं कि जी हमने बड़ी गलती की, हमने बच्चे को मोबाइल और स्क्रीन मीडिया बहुत ज़्यादा दिया जिसकी वजह से हमारे बच्चों को ये ऑटिज़म का प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये जो स्क्रीन मीडिया है ये ऑटिज़म
की कॉज नहीं है, ये ऑटिज़म करवाता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम होने की वजह से ऑटिज़म के जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम एडवाइस ये करते हैं कि इन बच्चों का जो स्क्रीन मीडिया है, और इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस भी कुछ ऐसी हैं कि जिसमें रिकमेंड किया जाता है कि बच्चे का इनिशियली स्क्रीन मीडिया आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें, यानी स्क्रीन कहीं पर भी, चाहे घर पे है, चाहे मोबाइल यूज़ कर रहा है या गाड़ी में कोई स्क्रीन लगी हुई है, वो बच्चे को ना देखने दें। फिर अक्सर डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, जैसे म्यूज़िक थेरेपी और डिफरेंट टेक्निक्स जो कि मार्केट में है। कोई कपिंग की बात कर रहा होता है, और कुछ मेडिसिन्स की बात की जाती हैं जिसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी या कुछ पर्टिकुलर डाइट की बात की जाती है। तो उसके मुतालिक भी मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि अभी तक इस पे स्टडीज़ जारी हैं और कोई प्रूवन स्टडी अभी तक नहीं आई जो कि ये चीज़ बताती हो कि ये बच्चे इन पर्टिकुलर थेरेपी से बेहतर हो सकते हैं। हाँ, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्पीच का प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी, सेंसरी इश्यूज़ हैं तो ओटी असेसमेंट एंड ओटी थेरेपी, ये इन बच्चों के इन सिम्टम्स को बहुत हद तक बेहतर कर सकती है।